राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक है। इस बुक से रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही शानदार बुक है। और राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ये पार्ट 8 है। इससे पहले पार्ट 7 चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा 10 में अध्ययनरत है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। और बाकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कुछ वीडियो के लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। मैं निरंजन कुमार अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। और इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। तो शुरू करते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक परिचय पार्ट 8। यहाँ हम अध्ययन करेंगे शाकंभरी का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी, अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी, विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी, पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। और इसके बाद यहाँ अध्ययन करेंगे संयोगिता स्वयंवर कथा और संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता के बारे में विभिन्न मत। तो यहाँ पर इनके बारे में अध्ययन हम करेंगे। अब देखिए, चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत ही विवाद है। विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग मत दिए हैं। उन मतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहला मत है वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशी माना है। पहला मत क्या है? वंशावलियों और ख्यातों ने चौहानों को अग्निवंशीय माना है। दूसरा मत है डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। उनके विचार से ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। तो डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। तीसरा मत अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है उसमें चौहानों को चंद्रवंशीय माना गया है। और कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। और डॉक्टरेट दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। तो डॉक्टरेट दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो ये हमने फैक्ट पढ़े। इसके बाद हम डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था। अच्छा फैक्ट है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का प्रवर्तक यह वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था और जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। देखिए, पहले जो चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गुवक प्रथम ने ही गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था। और इसी का वंशज सामंत ये सांभर का शासक था जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ जिसने प्रतिहारों को पराजित कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। तो ये भी अच्छा फैक्ट है। तो वाकपति राज ने प्रतिहारों को पराजित किया था और अपनी शक्ति का परिचय दिया था। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख यह विग्रहराज द्वितीय चौहान शासक की विजयों का उल्लेख करता है। और उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। यहाँ भी प्रश्न बन रहा है। तो विग्रहराज द्वितीय इसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था और 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ, ये जैनक ने लिखा था। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट्ट मिलती है, यानी कि शत्रु संहारक। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है किस चौहान शासक की उपाधि वैरीघट्ट मिलती है? तो यह गोविंद तृतीय की उपाधि है और यह मिलती है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को
मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो इतने सारे फैक्ट बन रहे हैं। अब देखिए अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। तो अजयराज शासक कब बना था? 1105 ईस्वी में बना था। और इसने 1113 ईस्वी में अजयमेरू अजमेर नगर बसाया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो 1113 ईस्वी में अजयमेरू या अजमेर नगर बसाने वाला जो चौहान शासक था अजयराज था। और चांदी और तांबे के इसने सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रंब कहलाए। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो अजय प्रिय द्रंब ये चांदी और तांबे के सिक्के थे जो कि अजयराज ने चलाए थे। उनको नाम दिया गया था अजय प्रिय द्रंब। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमरवती का नाम भी अंकित मिलता है। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो किस चौहान शासक की रानी का जो नाम है मुद्राओं पर मिलता है? तो यह अजयराज की रानी थी सोमरवती, उसका नाम मिलता है। अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भी प्रदान किया था। तो यहाँ भी अच्छा फैक्ट पूछा जा सकता है, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो यह था अजयराज। तो आपको इस पूरा वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस पूरे वीडियो के फैक्ट बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट तरीके में, जो आपको लास्ट में वीडियो में मिलेंगे। आगे देखिए अर्नोराज 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी। अर्नोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को पराजित किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से पराजित हुआ। अच्छा फैक्ट है। तुर्कों और मालवा के शासकों को पराजित किया था अर्नोराज ने, लेकिन गुजरात के शासक कुमारपाल से ये पराजित हो गया था। और इसने अजमेर में आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का जो निर्माता था वो अर्नोराज था। अर्नोराज शैव था, किंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खरत गरच के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खरत गरच के अनुयायियों को भूमि दान देने वाला जो शासक था वो अर्नोराज था। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि देव बोध और धर्मघोष ये किस चौहान शासक के समय के प्रकांड विद्वान थे? अर्नोराज के समय के थे, और जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को पराजित कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को घटने नहीं दिया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। अच्छा फैक्ट है ये। तो तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला जो पहला चौहान शासक था ये विग्रहराज चतुर्थ था। तो यहाँ अच्छा फैक्ट बन रहा है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी पराजित किया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। गजनी के खुसरू शाह को पराजित करने वाला विग्रहराज चतुर्थ था। और जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को दी थी। ये भी अच्छा फैक्ट है। और विग्रहराज ने हरकेली नाटक लिखा था। अच्छा फैक्ट है। और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। तो विग्रहराज ने हरकेली नाटक लिखा था और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज नाटक। ये अच्छे फैक्ट है सारे। और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई थी। ये भी अच्छा फैक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था और वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवा दी थी। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर वहाँ बीसलपुर झील बनवाई। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो सारे अच्छे फैक्ट है, इनको आप ध्यान रखें। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि
एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कहता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हर केली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहोर्न ने उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्णकाल था, ये भी अच्छा फैक्ट है, और किलहोर्न ने उसकी तुलना की है कालिदास और भवभूति से। और वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। वीडियो के अंत में आपको इस वीडियो के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आगे शुरू करते हैं। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय यह शासक बन गया था और 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को पराजित किया था, ये भी अच्छा फैक्ट है। सतलज प्रदेश के भंडारकों को पराजित करने वाला था पृथ्वीराज तृतीय और 1182 ईस्वी में इसने पराजित किया था। और इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक को भी पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए थे। तो प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए थे क्योंकि महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया था, तो उसी समय आला उदल जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पृथ्वीराज ने कन्नौर के गहरवाल शासक जयचंद को पराजित किया एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी को उसने पराजित किया था, मगर 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी और गुणी जनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक और पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है जयानक और पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार के विद्वान थे। वो अध्ययन करेंगे संयोगिता स्वयंवर कथा के बारे में। संयोगिता स्वयंवर कथा। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी थी। बड़ा ही अच्छा फैक्ट है। तो जयचंद ने क्या किया, स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रखवा दी थी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से ही चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक राजा महाराजा को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वे दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी और उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गहरवालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता बढ़ गई। अब हम ये जानेंगे कि संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता में कितनी सत्यता है। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। देखो, डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे एक कपोल कल्पना माना है और मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया है। डॉक्टरेट रोमिला थापर एवं डॉक्टरेट RS त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है इस घटना को, और समकालीन फारसी तवारीखों में भी इस घटना का कोई वर्णन नहीं बताया गया है या वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन डॉक्टरेट दशरथ शर्मा
ने बताया है कि हम्मीर महाकाव्य तथा रंगा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को एक काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। यानी कि इस घटना को स्वीकार करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, सीवी वेद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो सीवी वेद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है कि यह घटना हो सकती है और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस घटना को स्वीकार करते हैं, जबकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी इस घटना को सही नहीं मानते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था। सारे फैक्ट बहुत अच्छे हैं। और गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया था। हर्षनाथ लेख में विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। हर्षनाथ लेख में विग्रहराज द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी अच्छा फैक्ट है। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट्ट मिलती है, यानी कि शत्रु संहारक, और पृथ्वीराज विजय का लेखक जो था वो जयानक था। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। तो गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला शासक था गोविंद तृतीय, और ये फरिश्ता के अनुसार बताया गया है। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू नगर यानी अजमेर नगर बसाया था और उसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे जो कि अजय प्रिय द्रंब कहलाए। इसके बाद देखिए, अर्नोराज ने अजमेर में आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। ये सारे मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए, विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। इसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि 1151 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन 1192 ईस्वी जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज पराजित हो गया था। जयानक पृथ्वीराज विजय का लेखक और चंद्रबरदाई पृथ्वीराजासों का लेखक, यह पृथ्वीराज तृतीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। पहला फैक्ट, जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी और विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और उस पर हर केली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर बसाकर वहाँ पर बीसलपुर झील बनवाई और विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप बेल का आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।